अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का दूसरा लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का हमने बेसिक पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये सीखा था कि सर रिकन्सिलेशन का मतलब ये होता है कि हमारे कैश बुक के बैलेंस में और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में अगर डिफरेंसेस आ रहे हों तो उन डिफरेंसेस को ख़त्म करने का जो प्रोसीजर होता है दैट इज़ कॉल्ड द बैंक रिकन्सिलिएशन। ठीक है, तो हमने बहुत सारे रीज़न्स पढ़ने थे, जिनमें से हमने फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ 2 रीज़न्स पढ़े थे कि सर ये दोनों बैलेंसेस क्यों डिफरेंट हो जाते हैं कभी कभी। जिनमें पहला रीज़न हमने आपको बताया था अनप्रेजेंटेड चेक या आउटस्टैंडिंग चेक, जिसमें हमने ये बताया था कि अगर आप अपने सप्लायर्स को चेक देते हैं, पेमेंट करते हैं किसी को, तो अपनी कैश बुक के बैलेंस में से फटाफट आप माइनस करा लेते हैं। लाइक 3000 का चेक आपने दिया तो आपका बैलेंस 10,000 था उस वक्त और बैंक का बैलेंस भी बराबर था आपके। ठीक है, तो आपने जैसे ही किसी को चेक दिया, सप्लायर को चेक दिया, तो अपने पास से 3000 माइनस करा लिया फ़ौरन, तो आपका उसी वक्त बैलेंस हो गया 7000। लेकिन वो सप्लायर आपका चेक लेकर बैंक में नहीं गया कैश करवाने, तो वो अपने कामों में बिज़ी हो गया, तो आपके बैंक से पैसा माइनस नहीं हुआ, तो इसीलिए बैंक बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, 10,000 ही आ रहा है जो पहले आ रहा था। अब हमने कहा सर ये देखें यहाँ पर डिफरेंस आ गया। अब इस डिफरेंस को हम ख़त्म कैसे करेंगे, जो कि अनप्रेजेंटेड चेक की वजह से, वो जो चेक हमारे सप्लायर के हाथ में है वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, इसलिए वो अनप्रेजेंटेड चेक है। अब इसकी वजह से आने वाले डिफरेंस को ख़त्म कैसे करेंगे सर, हम अपने पास टेम्प्रेरी तौर पे इसी तरह से इसी फॉर्मेट पर एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें बैंक के बैलेंस में से अपनी आंखों के सामने 3000 माइनस करा देंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल वो बैंक से पैसा माइनस होना ही है। जब सप्लायर को याद आ जाएगा तो वो आज चला जाएगा, कल चला जाएगा, परसों चला जाएगा, यानी एट दी एंड होना क्या है, बैंक से पैसे का माइनस होना ही है। तो हम तब तक का इंतज़ार नहीं कर सकते, हम लोग अपने सामने बैलेंस बराबर देखना चाहते हैं। तो बैंक का बैलेंस अपनी बुक्स में सामने रखा, उसमें से 3000 माइनस करा दिया, तो दोनों बैलेंसेस हमारे क्या हो गए, 7,000 हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि ये 3000 का चेक हमारे पास से भी माइनस हो गया और बैंक के बैलेंस में से भी हमने अपने पास ही माइनस करा लिया। फिर हमने कहा था कि सर इसका ट्रीटमेंट आपने याद क्या रखना है कि बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से माइनस करना है। ठीक है, दूसरा रीज़न था डिफरेंस आने का अनक्लियर चेक। अनक्लियर चेक में हमने कहा था सर फॉर एग्जांपल दोनों बैलेंसेस बराबर है, 7,000 और किसी कस्टमर ने हमें चेक दिया, तो 20,000 का चेक फॉर एग्जांपल हमारे पास आया। चेक को लेते वक्त फटाफट हमने अपनी कैश बुक के अंदर ऐड करा लिया, तो हमारा बैलेंस उसी वक्त 27,000 हो गया। ठीक है, और हम जब बैंक में जमा कराने गए तो यूँ समझ लें कि बैंक में जब हमने पैसा जमा कराया तो वो महीने का लास्ट डे था, तो बैंक की क्लोजिंग का टाइम चल रहा था, तो उन्होंने वो चेक ले लिया, हमें स्टैम्प लगाकर चेक वापस, हमें स्टैम्प लगाकर रसीद दे दी है, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में पैसा ऐड नहीं हुआ, 1 2 3 दिन तकरीबन लग जाएंगे। तो हम उसी वक्त की बात करें तो उसी दिन हमारे पास तो कैश बुक में जमा हो गया था ये 20,000 का चेक, लेकिन बैंक वालों ने ऐड नहीं कराया हमारे अकाउंट में, तो बैंक में तो वही 7,000 का बैलेंस आ रहा है, जो कि हमारे दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस की वजह बन गया। अब हम सर इस फर्क को कैसे सही करें सर, अब हम ये कहेंगे सर वो वाला चेक जो बैंक में जमा करा दिया है लेकिन अभी तक पैसा ऐड नहीं हुआ है, तो एक ना एक दिन वो जमा हो ही जाएगा, तो हम उस एक ना एक दिन का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम आज ही अपने दोनों बैलेंसेस बराबर देखना चाहते हैं, तो अपने पास बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के अंदर हम लोग वो 20,000 अपने सामने जमा करा लेंगे, तो दोनों बैलेंसेस क्या हो जाएंगे, 27,000 बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था 2 रीज़न। अब आज का जो रीज़न है उस रीज़न में रीज़न नंबर 3 है डायरेक्ट डेबिट इन द बैंक। डायरेक्ट डेबिट इन द बैंक, अच्छा जी, डायरेक्ट डेबिट इन द बैंक को, और चौथे रीज़न को डायरेक्ट क्रेडिट इन द बैंक, इन दोनों को हम एक साथ लेके चलेंगे। अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने दोनों बैलेंसेस ले लेते हैं, कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस फॉर एग्जांपल 27,000 से इक्वल है। अब देखें डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट, लेकिन डेबिट का इस्तेमाल अगर हम लोग करेंगे अपनी कैश बुक में तो उसका मतलब अलहदा होता है, और अगर बैंक के अंदर डेबिट का वर्ड यूज़ होता है तो उसका मतलब अलग होता है। ठीक है, आइए देखते हैं वो क्या मतलब होता है। अगर आप कैश बुक की बात करें, अगर आप कैश बुक की बात करें तो डेबिट का मतलब, अभी मैं नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल लेमैन अप्रोच से बता रहा हूँ, आम इंसान की अप्रोच से बता रहा हूँ। कैश बुक में डेबिट का नाम जब भी लिया जाएगा तो उसका मतलब प्लस समझा जाएगा, और जब भी क्रेडिट का नाम लिया जाएगा तो उसका मतलब माइनस समझा जाएगा कैश बुक में।
अच्छा, जब यही बात हम करेंगे बैंक स्टेटमेंट में, तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर डेबिट का मतलब माइनस लिया जाएगा और क्रेडिट का मतलब प्लस लिया जाएगा। बस ये बात आपने फ़िलहाल इस बिगनर्स लेवल पर याद रखनी है। इसके पीछे जाहिर सी बात है, एक कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है कि सर ऐसा क्यों है, ये हम आगे की आपको लेक्चर्स में बताएंगे कि ये इनके मतलब अपोजिट क्यों हैं। अभी सिर्फ आपने ध्यान में रखना है कि कैश बुक में जब भी डेबिट का नाम लिया जाएगा तो प्लस का मतलब निकलेगा, और क्रेडिट का नाम जब भी लिया जाएगा तो माइनस का मतलब निकलेगा, और बैंक स्टेटमेंट में इसका अपोजिट होगा। अब आप ज़रा ये सोचिए कि यहाँ लिखा है डायरेक्ट डेबिट इन द बैंक। डायरेक्ट डेबिट इन द बैंक, डेबिट का वर्ड बैंक के नाम के साथ है, इसका मतलब यहाँ पर इसका मतलब क्या आ रहा है, माइनस। यहाँ पर डेबिट का मतलब क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। सर इसका मतलब आपके बैंक से डायरेक्टली पैसा माइनस हो गया। सर कई वजूहत होती हैं जो हमारे बैंक में से पैसा डायरेक्टली माइनस हो जाता है। जैसे कि कई वजूहत में हम ये कहें कि सर हमारे बैंक में से बैंक सर्विस चार्जेस डिडक्ट हो गए, ठीक है, यानी बैंक सर्विस चार्जेस, ये डायरेक्ट डेबिट के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। डायरेक्ट डेबिट, बैंक सर्विस चार्जेस हो गए, बैंक वालों ने अपने सर्विसेज के चार्जेस हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट करा लिए। अच्छा, हमने बैंक वालों को कुछ ऑर्डर दे रखे हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर ये दे रखे हैं कि भाई हमारे यूटिलिटी के बिल्स वगैरह जितने भी हैं वो हमारे बैंक अकाउंट से अदा कर दिए जाएं। बैंक वालों को हमने इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि हमारे गैस, बिजली, पानी, इन तमाम चीज़ों के बिल वगैरह जो है हमारे बैंक अकाउंट से आप पे कर देना, हमारा अकाउंट आपके पास है, ठीक है। तो क्या होगा, बैंक वाले हमारे बैंक अकाउंट से पैसा काट लिया करेंगे, तो ये भी डायरेक्ट डेबिट है, ठीक है। कोई अगर हमारा बैलेंस, कुछ खास बैंक्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपने बैलेंस जो है वो फॉर एग्जांपल 10,000 से कम नहीं रखना है। अगर आपका बैलेंस किसी भी दिन 10,000 से कम हुआ तो आप पर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो इंटरेस्ट अगर हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो रहा है तो इंटरेस्ट चार्जेस भी एंड डिफरेंट फीस बैंक अगर लेता है तो, यानी बैंक से किसी भी तरीके से डायरेक्टली पैसा कट जाए, ये चंद उसकी एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट डेबिट की, राइट। तो फॉर एग्जांपल बैंक वालों ने हमें बगैर बताए बैंक चार्जेस काट लिए हैं और हमारे गैस बिजली के बिल वगैरह जो है काट लिए गए हैं, इंटरेस्ट वगैरह काट लिया गया है, कोई भी डिफरेंट फीस काट ली गई है, फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये इस मद में कट चुके हैं। तो हमें बैंक बताता नहीं है, मैं बात पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। बैंक हमें बताता नहीं है, बैंक हमसे परमिशन नहीं लेता। तो 27,000 में से 5,000 निकल जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, 27 में से 5,000 निकल जाएगा हमारे पास, तो इसका मतलब 22,000 का बैलेंस रह जाएगा बैंक में। लेकिन हमें तो इस बारे में इत्तला ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस, हमारा बैलेंस 27,000 ही आएगा, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि बैंक ने 5,000 डिडक्ट कर लिए। अब हमें कब पता लगेगा, जब बैंक से स्टेटमेंट आएगा, बैंक स्टेटमेंट आएगा तब हमें पता लगेगा। आजकल के दौर में बैंक से एसएमएस आ जाता है तो पता लगता है, लेकिन पहले के दौर में जब ये मामला सिखाए जाते थे, जब ये चीज़ें बनाई गई, कॉन्सेप्ट बनाए गए, तो हमारे पास ये बात होती थी कि सर बैंक से स्टेटमेंट आएगा तो पता लगेगा। अच्छा जी, बैंक स्टेटमेंट जब हमारे सामने आया तो तमाम चीज़ें टैली हो रही हैं, लेकिन ये 5,000 टैली नहीं होगा आपके पास। क्यों? क्योंकि बैंक से ये पैसा कटता हुआ नज़र आएगा आपको, लेकिन आपके पास ये पैसा अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ है, ये पैसा आपने डिडक्ट नहीं किया है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको भी बैलेंस बराबर करने के लिए, सर हमें भी अपने पास से ये 5,000 को माइनस कराना होगा। तो इसीलिए अब हम भी क्या कराएंगे, हम इसको माइनस करा लेंगे सर। तो फिर हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा, सर हमारा बैलेंस भी 22,000 आ जाएगा। और सर बैंक का कितना बैलेंस आ रहा है, सर बैंक का बैलेंस भी 22,000, वो तो पहले ही आ गया था। तो ये तरीका है डायरेक्ट डेबिट को डील करने का, यानी डायरेक्टली पैसा आपका बैंक से अगर डिडक्ट हो गया है तो आपको अपनी कैश बुक में से पैसा डिडक्ट कराना होगा, यानी कैश बुक CB कैश बुक में से माइनस कराना होगा, डायरेक्ट डेबिट। उसके बाद आता है हमारे पास डायरेक्ट क्रेडिट। अब डायरेक्ट क्रेडिट जो है, अब आप यहाँ पर समझ तो गए होंगे कि डायरेक्ट क्रेडिट का मतलब क्या है। डायरेक्ट क्रेडिट का मतलब है बैंक में किसी भी तरीके से डायरेक्टली पैसे का जमा हो जाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 22,000 से बराबर है। अच्छा जी, अब डायरेक्ट क्रेडिट क्यों होता है, पहले तो ये बात कर लेते हैं। डायरेक्ट क्रेडिट कैसे होता है, बैंक में डायरेक्टली पैसा क्यों आ जाता है। सर किसी कस्टमर ने
किसी कस्टमर ने हमारे बैंक में जाके पैसा डायरेक्टली जमा करा दिया। ये आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। किसी ने हम कराची में बैठे हुए हैं, लाहौर में हमने किसी को सर्विसेज दी थी, कोई गुड्स फराम की थी, उन्होंने लाहौर से बैठकर जो है ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा करा दिया, हैदराबाद से डायरेक्टली पैसा जमा करा दिया। या किसी कंपनी में आपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, शेयर्स लिए हुए हैं उस कंपनी के, वो कंपनी जब आपको मुनाफा देगी साल का, वो मुनाफा आपके अकाउंट में डाल देगी, ठीक है। या आपने बैंक में पैसा रखवाया हुआ है, सेविंग अकाउंट के अंदर रखवाया हुआ है, तो सेविंग अकाउंट के अंदर जब पैसा रखवाया जाता है तो बैंक हमें इंटरेस्ट का पैसा देता रहता है, ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक, ये भी डायरेक्टली बैंक में जमा हो जाता है। डिविडेंड रिसीव्ड, अगर कहीं से डिविडेंड रिसीव हुआ है, ये 3 एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट क्रेडिट की। तो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे बैंक में कहीं से डिविडेंड आ गया है, या हमारे बैंक में जो है किसी कस्टमर ने डायरेक्टली जो है वो मिसाल के तौर पे 3,000 रुपये जमा करा दिए हैं, तो सर बैंक में जमा हो गया ना, तो बैंक का बैलेंस हो गया हमारा 25,000। बैंक का बैलेंस हमारा उस दिन हो गया 25,000, क्योंकि बैंक में जमा हो गया। हमें तो जब पता लगेगा जब बैंक स्टेटमेंट आएगा तो हमारा बैलेंस तो 22,000 ही आ रहा है सर, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है इस बारे में। अब जब बैंक स्टेटमेंट को टैली करेंगे तो सारी चीज़ें टैली हो रही होंगी, ये 3,000 टैली नहीं हो रहा होगा, क्योंकि 3,000 बैंक में हमें ऐड होता हुआ नजर आएगा, हमारे पास तो इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे सर, हम समझ जाएंगे कि सर बैंक में ये 3,000 जमा हुआ है, किसी कस्टमर ने जमा करा दिया है, अब हमें अपने पास जमा करना होगा। तो कैश बुक के अंदर जमा कर लिया, तो जब हम कैश बुक में जमा कर लेंगे अपने पास, तो हमारा बैलेंस भी उसी वक्त 25,000 से बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास तरीक़ेकार है डायरेक्ट क्रेडिट। डायरेक्ट क्रेडिट को हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक के अंदर प्लस कराएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट क्रेडिट और डायरेक्ट डेबिट, इनके ट्रीटमेंट भी हमने यहाँ पर लिख दिए। अच्छा जी, अब उसके बाद बच्चों 5वां और 6ठा पॉइंट जो है, 5th पॉइंट है एरर्स इन कैश बुक, और 6ठा पॉइंट है एरर्स इन बैंक स्टेटमेंट। अच्छा जी, ये दोनों पॉइंट जो हैं वो समझ लें कि ईजी तो हैं, लेकिन इनमें ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आता है। लेकिन इन पॉइंट में हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि देखें, आपने सबसे पहले अगर कोई भी आपके सामने एरर की बात आ जाए कि कैश बुक में एरर हो गया है सर, आपको क्वेश्चन लाजमी बताएगा कि सर हमने कैश बुक में किसी चीज़ को लिखने में गलती की है, या बैंक स्टेटमेंट वालों ने किसी चीज़ को लिखने में गलती की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि एरर किस चीज़ का हुआ है, एरर कहाँ पर हुआ है। कैश बुक में हुआ है तो भाई आप उस एरर को कैश बुक में ही ठीक करोगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको सवाल में बता दिया जाए कि सर एरर बैंक वालों से हुआ है, तो बैंक स्टेटमेंट में एरर हुआ है, तो उसको हम अपने पास बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में सही करेंगे। यानी जहाँ का एरर होगा वहीं पे ठीक किया जाएगा, जहाँ का एरर होगा वहीं ठीक किया जाएगा। अब एरर किस तरह का होता है सर? एरर तो सर देखें इस तरह का हो सकता है कि आपने कोई रकम अपने पास जमा करानी थी, सही है, आपने जमा कराने थे 1,000 अपने कैश बुक में जमा कराने थे। मैं कैश बुक के एरर की बात कर रहा हूँ। कैश बुक के अंदर 1,000 रुपये जमा कराने थे, हमने 900 जमा कराए, कम जमा कराए। तो सर जब अब आप ज़रा सोच लें कि 1,000 आपने जमा कराने थे तो 900 जमा कराए, तो आपने कितने नहीं जमा कराए? जो नहीं किया है वो करना होगा। सर आपने 100 रुपये नहीं जमा कराए, तो अब आप इस एरर को ठीक कैसे करेंगे? कैश बुक के अंदर सर 100 जमा करा दें आप, तो ये एरर सही हो जाएगा, क्योंकि आपका असल मामला परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 1,000 जमा कराने थे, आपने 900 कराए गलती से, 100 आप और जमा करा दें तो ये मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपने 1,000 जमा कराने थे, आपने गलती से 1,100 जमा करा दिया, अमाउंट 1,100 लिख दिया गलती से। अभी भी दोबारा क्या मसला है? अब आपने ऐड ज़्यादा करा दिया, पहले ऐड कम कराया था, कम ऐड कराओगे तो सही करने के लिए ऐड और करा दो। ज़्यादा ऐड हो गया, ज़्यादा ऐड हो गया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस कराना पड़ेगा। सर 100 रुपये माइनस करा दे तो ये मामला सेट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अलावा यही मामला आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी होता है। बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी ऐसे ही सारे काम किए जाएंगे। सर आपने अगर कम ऐड कराया है तो आप और ऐड कराएंगे, आपने ज़्यादा ऐड करा दिया है तो आपको माइनस कराना होगा। अच्छा, माइनस पे भी बात कर सकते हैं कि माइनस कराने थे 500, 400 माइनस कराया आपने कैश बुक में, 500 माइनस कराने थे, 400 माइनस कराए, तो 100 कम माइनस कराए। तो अब आपको इस गलती को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 और माइनस कराने पड़ेंगे, ठीक है। आपने माइनस 500 कराने थे मिसाल के तौर पर, आपने माइनस 600 करा दिए, ज़्यादा करा दिए माइनस। सर तो सर ज़्यादा माइनस करा दिए, उसको वापस प्लस करना पड़ेगा सर।
तो इस तरह के एरर हमारे पास आएंगे। अब हमें गौर से सोचना पड़ेगा सर कि प्लस ज़्यादा हो गया या प्लस कम हो गया, माइनस ज़्यादा हो गया या माइनस कम हो गया। ये 4 तरह के एरर आएंगे हमारे पास, चाहे वो कैश बुक में हो जाए एरर प्लस या माइनस करने का, या बैंक स्टेटमेंट के अंदर हो जाए, तो उन तमाम को एक ही लॉजिक से सही करेंगे। लेकिन बस ध्यान में ये रखना होगा कि कैश बुक का एरर कैश बुक के अंदर ठीक करना होगा, बैंक स्टेटमेंट का एरर बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में ठीक करेंगे। तो बच्चों ये हमारे हो गए तमाम रीजंस, जिसमें सबसे पहला था अनप्रेजेंटेड चेक, दूसरा था अनक्लियर्ड चेक, तीसरा था डायरेक्ट डेबिट इन द बैंक, चौथा था डायरेक्ट क्रेडिट इन द बैंक, पांचवा एरर इन कैश बुक और छठा एरर इन बैंक स्टेटमेंट। तो इन तमाम के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी ज़रूरी है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।